खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और हम सब बहुत एक्साइटेड और खुश कि ज़िंदगी वापस नॉर्मेलिटी की तरफ लौटने लगी, लेकिन उसके साथ जो कुछ मामला कोरोना के हवाले से मद्देनजर रहे वो दुनिया में इस वक्त सूरत हाल जो हो रही है, जहाँ इसराइल में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, बरतानिया दोबारा लॉकडाउन लगाने के बारे में संजीदगी से सोच रहा है। और वैक्सीन के बारे में हमजा माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर वैक्सीन आ भी गई, बन भी गई, तो 2021 तक दुनिया के सिर्फ 10 में से एक शख्स को मिलेगी, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है और ये नाकाफी भी होगी। तो फरा ये मामला बड़ा संजीदा होता जा रहा है। दूसरी लहर का जिक्र तो होता रहा है, लेकिन अब दूसरी लहर आती हुई सेंस भी कर रही हैं डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स है, खासतौर पे यूरोप, जैसे बरतानिया का भी आपने जिक्र किया, बरतानिया में भी यही मामला है। कोरोना पर तो बात करेंगे, पहले टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। स्कूल खोलने के मामले पर वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने आ गए। किस सियासतदान ने कितना टैक्स दिया, किसने सिर्फ बयानात से काम चलाया, एफबीआर ने टैक्स डायरेक्टरी 2018 जारी कर दी। मोटरवे ज़्यादती केस, मरकजी मुलजिम आबिद छिल्लावा या उसने सलमानी टोपी पहन रखी है, पुलिस 11 रोज बाद भी उस तक न पहुंच सकी। आज दुनिया भर में अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कश्मीर और फलस्तीन आज भी लहू लहू। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मेलोडी क्वीन मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां की 94वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। जी, हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, और इससे पहले कि हम स्कूल खुलना और ना खुलना की डिबेट पे जाएं, मेरा ख्याल है कि इस बारे में अपडेट लेते हैं और आपको भी आगाह करेंगे। माहिर वबाई अमराज हमारे साथ हैं, डॉक्टर राना जवाद। वेलकम यू इन शो। और बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपके ख्याल में ये सेकेंड वेव जिसकी हम बात जिक्र कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान भी इस वक्त सेकेंड वेव को देख रहा है आते हुए, और क्या मुमकिन आप जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कितने आप देख रहे हैं कि वो तशवीशनाक हैं? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर सेकेंड वेव एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कुछ वायरसेस के साथ मौसमी असरात के मुताबिक वो ऊपर नीचे उनकी इन्फेक्शन रेट बढ़ते हैं, यानी कि वो कितने लोगों को आसानी के साथ मुतासिर कर सकते हैं। तो ये वायरस से हमें मुकम्मल तौर पर तो इसकी इल्म नहीं था, क्योंकि ये नया वायरस है कि ये मौसम के साथ कैसा बिहेव करेगा, लेकिन इससे मिलते जुलते वायरस के ऊपर मौसम का असर होता है। तो इस वजह से ये था कि जब गर्मी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, मरतूब हवा हो, तो ये इसके लिए मुश्किल हो जाएगा हवा में ठहरे रहना, क्योंकि आपको इल्म है कि ये वायरस हवा में ठहरता है, बारीक सांस के साथ ये दूसरे के तरफ जाता है। लेकिन अगर हवा में नमी ज़्यादा हो तो वो ये भारी हो जाता है, पानी के जो कतरे होते हैं बारीक से हवा के अंदर, उनके ये ज़मीन पे आ जाता है, तो दूसरा आदमी को इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है थ्योरेटिकली। तो इस वजह से मेरा ख्याल से कि पूरी दुनिया में इसके केसेस कम हुए। और अब क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो गया है और खुश्क है, ये मतलब, तो ये दो चीज़ें इसको फेवर करती हैं, ठंडा मौसम और हवा में नमी का ना होना। तो इस वजह से उन ममालिक में हम इसको दोबारा सर उठाता ज़्यादा देख रहे हैं, जहाँ पे मौसम में सर्दी का अंसर निस्बतन ज़्यादा आ गया है। पाकिस्तान के नंबर हमारे बहुत कम हो गए थे, जो खुशी की बात है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मौसम के अलावा भी चंद एक दूसरी वजूहात हैं। लेकिन ख़तरा यही था कि ये दोबारा अगर जैसे ही हम अपने SOPs पे अमल कम कर देंगे, अपना मास्क पहनना छोड़ देंगे, तो जैसे ही इसको मौसम बेहतर मिला, ये दोबारा इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा। तो वो हम मेरे ख्याल से उसके इब्तदाई लम्हात में हम डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त जो फिर से ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, क्या दुनिया दोबारा से लॉकडाउन की जानिब जा सकती है इस ट्रेंड को देखते हुए? जी हाँ, वो तो आपने अभी खुद जिक्र किया है कि इसराइल में लॉकडाउन शुरू हो गया है, बरतानिया के अंदर वो किया जा रहा है, सीरियसली देख रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी तो लॉकडाउन इस वजह से शायद उतना सख्त ना हो जितना पहली दफ़ा हुआ था दुनिया के अंदर, क्योंकि उस वक्त हमें इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, हमारे डॉक्टर्स को इलाज करने के बारे में पूरी आगाही नहीं थी। 8-9 महीनों में हम सब ने ये सीखा है कि इस वायरस को कंट्रोल में रखते हुए हमने कैसे अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखना है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है लॉकडाउन्स तो होंगे, लेकिन शायद डॉक्टर साहब इस बारे में भी बताइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, स्कूल भी खुल रहे हैं और मरहला वार हम खोलते चले जा रहे हैं,
तो बच्चों के ऊपर इसके असरात, फिर बच्चे अगर खुद इन्फेक्ट नहीं होते तो वो कैरी करेंगे, घर में दादा दादी नाना नानी या वालिदैन और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का जरिया। तो स्कूल खोलना ना खोलना पूरी दुनिया में क्या पॉलिसी इस बारे में है, और आप माहिर वबाई अमराज के तौर पे आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? जी हाँ, ये बड़ा एक अहम मामला आपने रेज किया है। देखिए, ये हमें इल्म है कि बच्चों को खुद इसके वो इन्फेक्ट तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस या डेथ की जो शरह है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो हमारे बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, तो बहुत कम है। लेकिन अब हमें ये इल्म नहीं था पहले कि बच्चों का रोल क्या है वो इन्फेक्शन स्कूल से लेके घर वालों को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन तकरीबन एक हफ्ता पहले 2 स्टडीज आई हैं जिसके अंदर जो जिसे आप डे केयर सेंटर हैं वहाँ के बच्चों ने वापस आके अपने अपने घरों में ये बीमारी फैलाई है, और तकरीबन मसलन एक सेटअप में 24 जो लोग उनके घरों में थे वो इससे मुतासर हुए, कुछ को अस्पताल जाना पड़ा। तो ये रोल अब एस्टेब्लिश हो गया है कि बच्चे बेशक खुद उन पे वो इन्फेक्ट भी होते हैं, लेकिन उन पे बुरे असरात नहीं होते, लेकिन वो अपने घर वालों को इससे इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से बड़ा खतरा है। तो आपका सवाल था कि स्कूल दुनिया में वो कैसे खोल रहे हैं। अक्सर जगहों पे अब जो एडवाइस किया जा रहा है वो ये है कि इसको लोकल लेवल पे इसकी डिसीजन मेकिंग की जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लेट्स से गुजरांवाला के अंदर हैं, और गुजरांवाला के अंदर हमारा बहुत अच्छा डिजीज का जिसका हमें नंबर हमारे पास सही आ रहे हैं और हमें पता है कि यही सही नंबर है, तो उन नंबरों के मुताबिक हम फैसला करें कि एक शरह से कम हो नए केसेस, तो हम समझेंगे कि ये कम्युनिटी के अंदर नहीं फैला हुआ, तो यहाँ पे स्कूल खोल लीजिए। तो वो अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का अच्छा रिलायबल डेटा मौजूद हो तो तब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको डिसाइड कीजिए। दूसरा, आपका रूरल के स्कूल्स का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके शहरों के अंदर जो स्कूल्स हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो इन दोनों को भी ये हमने देखना है कि वो किस तरह जो गांव के स्कूल हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला है कि आप वबाई अमराज को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या ये जो वबाएं होती हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तरीके से अफेक्ट करती है? जिस तरह एक आम माइंडसेट या तासुर ये था कि पाकिस्तान में उस तरीके से कोरोना ने सेवेरिटी कोरोना में नहीं थी जो बाकी यूरोप में नहीं आया हमारे पास वायरस का, जो कि शायद बाकी ममालिक में आया है। तो क्या ये चीज़ ऐसा होता है कि वबा किसी एक इलाके में ज़्यादा असरअंदाज होती है, यहाँ पर शक्ल या हैत उसकी बदल सकती है? जी हाँ, और इसमें याद रखिए कि इसमें वायरस का इतना इशू नहीं है, ये उस आबादी का जो जिसे खसूसियात हैं जो ये फैसला करती हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा बुरा इफेक्ट इस वायरस का पड़ेगा। तो पाकिस्तान में जो कम आए केसेस और हमारे में शरह मौत कम रही, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो इंतहाई एक यंगर ग्रुप है। इसका मतलब है कि हमारे जो मोस्ट वनरेबल ग्रुप था या मोस्ट जिसको खतरनाक ग्रुप है इस बीमारी के लिए वो लोग हैं जो 65 साल से ऊपर हैं। ये खुशी की बात नहीं है, ये वैसे मेरे लिए अफसोस की बात है कि हमारे पास सिर्फ 65 साल से ऊपर तक के लोग जो पहुंचते हैं वो 4% होते हैं आबादी का। इसका मतलब है कि शरह मौत कितनी है। और अमेरिका के अंदर 25% ये लोग होते हैं जिनकी उम्रें 65 साल से ऊपर हो जाती हैं। तो ये लोग खुश होते हैं, मेरे लिए ये अफसोस की बात है, लेकिन कोरोना में ये बचाव का बायस इस वजह से बनी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन उन्होंने, जिसके नतीजे में अपनी एहतियाती तदाबीर बिल्कुल नहीं भूलनी है। जिंदगी में कामकाज जरूर करना है लेकिन एहतियात के साथ। स्कूल खुलने का मामला है तो हमने इस हवाले से बात की है। कुछ कन्फ्यूजन जो चल रही है ना कि सिंध ने तो नहीं ये डिसीजन लिया, उन्होंने तो कह दिया कि हम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन पंजाब जो है वो इसके बारे में अभी तक कायम है, और वफाक जो है वो भी ये कह रहा है कि स्कूल ना खुलने से तालीम का नुकसान होगा। तो मुराद राज साहब, सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब, उनसे हम जानेंगे। मुराद राज साहब फरमाइएगा कि 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल जो है वो खुलना स्केड्यूल्ड है कि खुल जाएंगे, लेकिन सिंध में तो सेकेंड फेज भी नहीं खुल रहा। तो छोटी जमातें खुलने के हवाले से आपका या NCOC पे कोई रिकंसिडरेशन चल रही है? जैसे अभी हमने डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि बच्चे इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं, इसके फैलाव का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं। देखें, जो हमारा अभी तक टेस्टिंग हो रही है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है, जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब चीज़ों का फैसला हम डे टू डे पे रखा हुआ है। जब हमारी मीटिंग होगी उसमें देखते हैं कि क्या नंबर्स आते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमारी मीटिंग रोज की जो हो रही है, फैसला ये डे टू डे वीक टू वीक चेंजेस हो सकते हैं, कोई हतमी फैसले कहीं पे भी नहीं है।
मगर इस वक्त हम उसी स्केड्यूल पे जो जी ठीक है मुराद साहब, डेटा एनालिसिस है क्या वो हमें बता दें। अभी तक जो डेटा एनालिसिस आप कर चुके हैं, कुछ केसेस बढ़ गए पाकिस्तान में, क्या उसकी वजह तालीमी इदारे खुलना है या कोई और वजह है? देखिए बिल्कुल भी मेरे ख्याल से इस तरह की तो बात नहीं है कि तालीमी इदारे खुलने से केसेस बढ़ गए, क्योंकि जो स्कूल्स के अंदर केसेस आए भी हैं स्टूडेंट्स के और टीचर्स के, अभी पंजाब में तो बहुत लिमिटेड हैं और हम उनको हर वक्त वॉच कर रहे हैं। सो खुदा ना खास्ता अगर कोई चेंज आता है उसके अंदर और कहीं हमें स्पाइक नजर आएगा, अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, विजिलेंट है क्या पंजाब हुकूमत और वफाक, क्योंकि सिंध ने जैसे एक डिसीजन ले लिया है, उन्होंने कहा कि हमने नहीं खोलने। पेरेंट्स बड़े कंसर्न है कि ये हेट एंड ट्रायल की जो आप देख रहे हैं कि जब होगा फिर देखेंगे, तो वालिदैन तो डरे हुए हैं कि हम अपने बच्चों को इस तजर्बे का शिकार करें या ना करें। ये आपके ख्याल में कंफ्यूजन जो है ये क्यों है? एक पॉलिसी ना बन पाने की और एक जैसा फैसला हो पाने की, एनसीओसी तो सबको एक ही जैसी बातें कह रहे हैं ना, तो फिर फर्क क्यों है? देखिए मुझे तो इसमें बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। फेडरल और प्रोविंशियल जो है मिनिस्टर्स इकट्ठे बैठे हैं इन मीटिंग्स के अंदर और अभी भी बैठ रहे हैं। सो आई डोंट नो कि इसमें किसी को क्या कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता। बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है कि कब स्कूल्स और किस तरह के स्केड्यूल पे खुलेंगे और अगर उनमें कोई चेंजेस आएंगे तो सब इकट्ठे। ठीक है मुराद साहब, निजी स्कूल्स बड़े अरसे से कहते रहे कि स्कूल्स को खोल दिया जाए, बड़ा नुकसान हो रहा है, तो जो 20% उनकी कटौती हो रही थी, क्या उनकी वजह है कि वो नहीं, वो कटवाना चाह रहे और कह रहे स्कूल खोल दें जी आप, हमें 20% नहीं आपको? हुकूमत पे कोई प्रेशर है निजी स्कूल्स का इस मामले पर? मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं किसी चीज का भी, ना मैंने कभी प्रेशर लिया है, ना मुझे कोई प्रेशर मुझे कर सकता है किसी चीज के अंदर भी। सो आई थिंक जो भी फैसला किया जाएगा और जो भी फैसले हमेशा किए गए हैं वो बिल्कुल मेरिट पे किए गए हैं और देख के बेस्ट फैसला किया उसमें। अच्छा बिल्कुल सही। ये भी बता दीजिएगा, अच्छी बात है अगर आप पे प्रेशर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में जब कोरोना फैलता दिखाई दे रहा है तो स्कूल खोलना जो है वो एक मुश्किल फैसला यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए भी होगा। लेकिन क्या ये तय है फिर कि अगर ज़्यादा सेकंड वेव हमें ऑब्वियस नज़र आती है तो फिर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे? और अगर बंद कर दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर जो तालीमी नुकसान होगा उसके लिए भी कोई फिर लाएअमल तय किया गया है या किया जा रहा है? देखिए कहीं पे भी इस तरह का कोई हुआ खुदा ना खास्ता तो बच्चों की जिंदगियां, टीचर्स की जिंदगियां, इनकी फैमिलीज की जिंदगियां वो सबसे जरूरी हैं। सो अकॉर्डिंगली खुदा ना खास्ता अगर कभी सेकंड वेव आती है तो अकॉर्डिंगली जी ठीक है। मुराद साहब बहुत शुक्रिया, वज़ीर तालीम पंजाब हमारे साथ थे। और अभी तक के फैसले के मुताबिक यही लग रहा है कि जो स्केड्यूल बनाया गया था उसको रिव्यू नहीं किया जा रहा और जो है स्कूल से इस तरह ये देखा जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जो निजी स्कूल्स का प्रेशर है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी वो जितना तामुल और पसोपेश से उन्होंने काम लिया था, मैं बार बार ये बात इसलिए करती हूँ कि वालिदैन जो उन्होंने सफ़र किया इसको हुकूमती फैसले के बावजूद, हमजा आपको पता है कि वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर नोटिफिकेशंस जारी किए गए, फिर उन्होंने मुकम्मल फीस वसूल करने के बाद फिर कई लोगों ने डिस्काउंट दिया, कई लोगों ने फिर भी नहीं दिया। तो ये एक बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो तो है ही है, लेकिन ज़िंदगी का नॉर्मल और रूटीन की तरफ लौटना भी ज़रूरी है। आगे चलते हैं और अहम चीज़ है टैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि जी कि आप कितना टैक्स देते हैं। कई आम लोग जितना टैक्स दे रहे हैं उससे भी कम टैक्स दिया गया है कई सियासतदानों की जानिब से। और अगर उनके लाइफस्टाइल की बात की जाए तो वो इतना शाहाना है कि लगता है पता नहीं कितना ही टैक्स ये देते हो। बिल्कुल सही। किस सियासतदान ने कितना टैक्स दिया और किसने सिर्फ बयाना से काम चलाया? FBR ने टैक्स डायरेक्टरी 2018 जारी कर दी। सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले सियासतदानों में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सर फहरिस्त रहे। और उनको जब फिर चोर कहा जाता है या फिर इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं तो जो एक आउटबस्ट आता है ना, वो फिर अब सारी दुनिया के सामने आ गया कि वो उस पर जैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन्होंने 24 करोड़ 13 लाख 29,362 रुपये टैक्स अदा किया। हालांकि ये सबसे बड़े बिजनेसमैन नहीं है हमजा, इनसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनसे भी बड़े बड़े टाइकून्स जो हैं वो हमारी कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में बैठे हुए। और हैरत की बात है कि उनका टैक्स क्यों ज़्यादा नहीं है। बस यही देखना होगा। FBR ने जिस तरह से जारी किया है उसमें यही है। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इस चीज़ को कैश तो करते हैं, इस मामले को कैश किया जाता है कि भाई मैंने तो सबसे ज़्यादा टैक्स दिया था और फिर सवाल भी मुझसे किए जा रहे हैं। तो ये वो मामला है कि सब पर चेक होना चाहिए, देखना चाहिए। बनता तो है ना फिर इसे कि जब हम कहते हैं ना टैक्स पेयर्स मनी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे पहला जो मेजर है वो तो ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी अदा की, आपने टैक्स जो वाजिबुल अदा था वो आपने कितना अदा किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम सब देते हैं और दे ही रहे हैं, लेकिन अगर एक आम जो मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है या एक आम कोई शख्स है, शहरी है,
उसका टैक्स जो है वो उन लोगों से बढ़ जाए जो कि टैक्स देने के बाज़ात लेक्चर देते नजर आते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर एक सवाल तो उठेगा। सबसे ज़्यादा बात हो रही है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ऊपर कि 2018 में उन्होंने कोई टैक्स भी नहीं दिया है। अब वो तो देखना होगा, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2,82,449 रुपये टैक्स दिया है, शहबाज शरीफ ने 97,30,595 रुपये टैक्स दिया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2,94,117 रुपये टैक्स दिया। इशफाक तौला साहब माहिर टैक्स अमूर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात करें। जी इशफाक तौला साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हमारी कौमी सूबाई असम्बली के अरकान जो है वो खुद टैक्स देने में इतने जो है पीछे नज़र आएंगे, तो फिर टैक्स के ऊपर कानून साजी कैसे करेंगे? यानी जैसे हमने करना है ज़राअत के ऊपर प्रॉपर टैक्स जो है कलेक्ट किया जाए, चीज़ें जो है उनको टैक्स उसमें लाया जाए, स्लैब में लाया जाए, तो जब वो देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो टैक्स के लिए कानून साजी कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टैक्स ईयर है 2018 जी 2018 का मतलब है इस असेंबली से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज कि ये हमारे जो वजूद में आई थी असेंबली, आपको याद हो तो 2018 की अगस्त जी। तो बहुत सारे ऐसे MNA और MPs होंगे जो कि उस असेंबली के मेंबर नहीं थे और उनका रिकॉर्ड भी यहाँ दिया गया है। तो मेरा ख्याल है इसकी कंपैरिजन जो थोड़ी सी है ना वीक हो जाती है और हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो MNA या MPs या सेनेटर जो कि मौजूद थे अपना असेंबली के अंदर, पिछली असेंबली के अंदर, उन्होंने अगर कोई टैक्स नहीं पे किया या कम पे किया है उसके ऊपर बात हो सकती है। मेरा ख्याल है कि जैसे हमने कहा कि फयाजुल हसन चौहान मेंबर ही नहीं थे, ठीक है ना, अख्तर सुबानी साहब मेंबर ही नहीं थे, इस तरीके से इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब मेंबर थे, शाहिद अब्बासी साहब भी मेंबर थे। तो जो मेंबर थे पहले तो उन्हें हमें अलग करना पड़ेगा कि क्या ये वही मेंबर थे। अब उनके ऊपर फिर बात हो कि किस तरीके से हमें उनके टैक्स का जायजा लेना चाहिए। जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि जी मेरी काफी अरसे से एक इनकी जो बिजनेस वेंचर है वहां से पेमेंट नहीं आई थी और उस साल वो उनको पेमेंट मिली तो उसको वो टैक्स बना, क्योंकि आपका जो इंडिविजुअल का टैक्सेशन होता है वो रिसीट बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे जब भी आप इस तरीके से एक ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं उस पर आता है। तो उन्होंने रिसीट बेसिस को अडॉप्ट किया होगा तो उनको मिल गया। इस तरीके से बहुत सारे MNA और MPs और सेनेटर्स होते हैं, उनको जो तनख्वाहें और पर्क्स मिलती हैं हमारे पार्लियामेंट से उसके बेसिस पे उनके टैक्स कट जाते हैं और वही MNA MPs या सेनेटर्स जो होते हैं वो ज़राअत की आमदन होती है इनकी, तो ज़राअत की आमदन इस डायरेक्टरी में नजर नहीं आती। मैं भी एग्जैक्टली आपसे यही सवाल कर रही थी कि ज़राअत की आमदन जो है उसको टैक्स नेट में नहीं लाया जा सकता। फिर इस तरह से बहुत सारे और ऐसे बिजनेसेस हैं जिस पे अगर टैक्स नेट में वो आते भी हैं तो रिबेट्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सब्सिडीज़ दी जाती हैं और टैक्स कलेक्शन में भी हुकूमत अपना टारगेट अचीव करने में मुसलसल जो है वो नाकाम हो रही है। आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं और आप क्या इसके बारे में तजवीज़ करते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये तो मेरी जंग है पिछले 28 सालों से। और एक्चुअली इशू ये होता है, इसमें आपको भी मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ज़राअत पे टैक्स जरूर है मगर वो सूबाई ज़मरे में आता है और जब सूबे वो टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो रिफ्लेक्शन हमारे पास FBR की डायरेक्टरी में नहीं आ रही। अच्छा, मगर अब ये सवाल होता है कि क्या ज़राअत का टैक्स प्रॉपर होता है कि मगर जब भी आप FBR को अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हो और कहते हैं कि ज़री इनकम मेरी से 50 लाख है या 1 करोड़ है या 10 लाख रुपए, तो आप पीछे उसका एक रिटर्न और उसका प्रूफ आप लगा देते हैं और उस प्रूफ के अंदर आपको ये पता चल जाता है FBR को कि चीज उन्होंने ज़राअत पे टैक्स पे किया है। मगर FBR के ज़ुमरे में दायरे इख्तियार में नहीं है कि वो उस चीज को असेस करें कि क्या ये टैक्स प्रॉपर दिया गया है कि नहीं, बिकॉज की ये सूबाई मांग, सूबों के पास इतनी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, अपना सेटअप नहीं है कि वो एक एक ज़री टैक्स के ऊपर देखें। उसमें होता ही है कि ज़राअत से जितनी भी आपकी इनकम होती है वो और जितना भी आप टैक्स खर्चे करते हैं उसके बाद उस पर बहुत से सूबों में 15% का वो टैक्स, मगर जब हम ओवरऑल इफेक्टिव टैक्स रेट देखेंगे इनका तो 1% से भी कम आता है। जबकि मिनिमम बिजनेस टैक्स जो होता है 1.5% अगर आप देते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 मिलियन से 100 मिलियन से ऊपर हो, AOP यानी पार्टनरशिप की हो और कंपनी की तो हो ही हो, जो भी है उसको 1.5% मिनिमम टैक्स देना है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि 8% अपनी उनका कटवाते हैं
जैसे मैं 10% मेरा कटता है, इस तरीके से इंजीनियरिंग सर्विसेज या दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं तो देना पड़ता है। तो ये काफी इनकम टैक्स लॉ के अंदर, सूबाई लॉ के अंदर काफी टैक्स नेट को वसी किए बगैर आपके ख्याल में टैक्स कलेक्शन और टैक्स टारगेट्स जो हैं वो अचीव करना मुमकिन होगा? और टैक्स इस्लाहात में क्यों डिले और इतनी नाकामी जो है वो हर हुकूमत और खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अभी तक नहीं कर पाई? शब्बर ज़ैदी साहब का बड़ा चर्चा हुआ, फिर उनको जाना पड़ गया। क्या मामला आते हैं, हुकूमत को कहाँ पर मुश्किल आ जाती है कि हुकूमत कुछ नहीं कर पाती? आप ये सियासी बात हो जाएगी। मैं प्रोफेशनल की हैसियत से आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए, आपकी जो कानून साज इदारे हैं उसमें ज्यादातर उन्हीं का अपना अमल दखल होता है, जो सियासी फैसले ज्यादा होते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ही आपको सब चीजें नजर आ जाएंगी साफ साफ कि हम ये कहते हैं कि जी भले ही सूबों को कलेक्ट करके ये टैक्स दे दिया जाए, मगर एफडीआर के दायरे इख्तियार में दीजिए कि वो एक्चुअली इसको असेस करें और पूरा प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम देखें। आप जिस मुल्क की टैक्स के टारगेट और अपना टैक्स टू जीडीपी बहुत मशहूर आपकी एक टर्म है हमारी, वो कहाँ से पूरी हो सकती है अगर 38% उस मुल्क की मईशत के आपके जो टैक्स है वो बिलवास्ता टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स देने को तैयार ही, 30% आपकी ज़राअत देने और 18% टैक्स। अगर इसके बावजूद भी 12% मेरा अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो 17-17% पे आ जाएगा, जो इस इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा माना है। मगर इसमें अगर आप ये देखें, टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, 16 में हमने रिफॉर्म्स करके इसकी पूरी रिपोर्ट आई, काफी लोगों ने इसको पढ़ा, दुनिया में सराही गई, मगर हमारी जो लाल फीता है ना उसने उसको कहा कि लीजिए हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब ये हुकूमत कुछ कोशिश कर रही है और मेरा ख्याल है 3-4 जावियों से ये देख रहे हैं रिफॉर्म्स को, मगर मुझे ये लग रहा है कि होता है ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द फूड, और जो तजर्बेकार लोग हैं उनसे हट के ये काम कर रहे हैं और बस वो होता है कि फेवरेटिज्म काफी आती है। अब देखिए, अल्लाह करे। और शब्बर ज़ैदी साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी ठीक है अशफाक तौला साहब, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि टैक्स नेट जो है जब तक उसमें इजाफा नहीं होगा, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं होंगी, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मेरे ख्याल स्टॉक मार्केट का भी एक जायजा लेते। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो गुज़श्ता हफ्ते मजबूरी तौर पर मंदी का ही रुझान रहा। जैसे हमने आपको बताया भी था कि KSE 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव के बाद 42,500 की सतह पर बरकरार रहा और मार्केट के सरमाए में 28 अरब रुपए से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। बहुत बड़ी कमी है जो कि हम आपको बता रहे हैं। और मार्केट में 55% हसस की कीमतें भी कम हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते 3 दिन मंदी रही। इस दौरान इंडेक्स जो है 249 पॉइंट घट गया और 2 दिन की तेज में इंडेक्स ने कितने पॉइंट्स है? 223 पॉइंट्स रिकवर किए, जो कि बहुत नहीं, हमें नहीं नजर आ रहा कि इसमें कुछ उस तरह से बेहतरी। हुकूमत की जानिब से कहा भी गया कि कुछ बेहतरी आ रही है मईशत के अंदर और मामलात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो गुज़श्ता हफ्ते का ट्रेंड देखा जाए तो उसमें मंदी के असरात ज़्यादा नजर आ रहे हैं। मजमूई तौर पर मंदी के असरात ही रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 18 अरब रुपए मालियत के 66 करोड़ 96 लाख हिस्स के सौदे हुए, जबकि कम से कम 13 अरब रुपए मालियत के 51 करोड़ 61 लाख 26,000 हिस्स के सौदे हुए थे। बिल्कुल सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान।